अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है ज़रा याद कीजिए, याद कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है किसी शे पर कुव्वत लगाने से क्या इसरात होंगे। तो देखिए, किसी शे पर जब आप कुव्वत लगाते, अगर वो हरकत में होगी तो साकिन हालत में हो जाएगी, अगर वो साकिन हालत में है तो हरकत में हो जाएगी और उसकी सिमत बदल जाएगी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको कुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है। तो कुव्वत की दो किस्में जो हैं, एक है मुतवाज़न कुव्वत है, दूसरी गैर मुतवाज़न कुव्वत है। तीसरा क्वेश्चन है शक्ली कुव्वत कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो शक्ली कुव्वत कशिश के मुतालिक हम लोग ये जानते हैं कि इनको दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट थे सर आइज़ैक न्यूटन, जिन्होंने इनको दरियाफ्त किया था, है ना। तो इनके मुतालिक इतना तो हम जानते ही है सभी बच्चे, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसके पॉइंट्स जो है उसको क्लियर करते हैं। देखिए, लिखा है कि आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं कि शक्ली कुव्वत कशिश एक कायनात की कुव्वत जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असर अंदाज होती है। इस कुव्वत को किसने दरियाफ्त किया, अब हम इसका मुताला करेंगे। यानी ये जो शक्ली कुव्वत कशिश है, ये एक कायनात की कुव्वत है। यानी ये सिर्फ ज़मीन पे दो मौजूद जिस्म को, यानी एक जिस्म ये हुआ और एक जिस्म ये, तो दो जिस्म मिल के मतलब जो जिस्म है वो वाहिद है, और जो दोनों मिल गया तो अजसाम हो गया ना, वो जमा। तो जो दो अजसाम के दरमियान ही नहीं होता है बल्कि जो कायनात यानी पूरे यूनिवर्स जो है हमारा, उसमें मतलब दो अजसाम के दरमियान ही असरअंदाज होती है। यानी मान लीजिए एक जिस्म ये है और एक जिस्म ये है, तो इनके दरमियान क्या होगी, शक्ली कुव्वत कशिश असरअंदाज होगी। और इस कुव्वत को किसने दरियाफ्त किया, अब हम इसका मुताला करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको किसने दरियाफ्त किया। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि सर आइज़ैक न्यूटन ने किया है ना। तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है शक्ली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो आप जानते हैं कि सर आइज़ैक न्यूटन ने शक्ली कुव्वत कशिश दरियाफ्त की। शक्ली कशिश दरियाफ्त की। कहा जाता है कि दरख्त पर से सेब को गिरता देखकर उन्होंने शक्ली कशिश की दरियाफ्त की। उनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब उफ़ की उमूदी सिमत में सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, या उफ़ के मुतवाज़ी क्यों नहीं गिरते। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ये फ़ोटोज़ देखिए, इसमें बताया गया कि जो सर आइज़ैक न्यूटन है इसी तरह सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके सिर पर ना एक सेब गिरा। ठीक है। तो उन्होंने सोचा है कि तमाम सेब ये सीधे ही क्यों नीचे गिर रहा है, ये उफ़ के मुतवाज़ी यानी इसके अपोजिट, यानी जो ये नीचे गिर रहा है ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, और ये डायरेक्टली सीधे क्यों गिर रहा है, मतलब ये पूरा सीधे ही क्यों गिर रहा है, ऐसा बोल रहा है। ये इस तरह क्यों नहीं गिर रहा, इस तरह क्यों नहीं गिर रहा, डायरेक्ट ऐसा सीधा ही क्यों गिर रहा है, और फिर ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक है। तो उन्होंने सोचा, उसके बाद क्या नतीजा अखज़ किया उन्होंने कि चलिए देखते हैं क्या उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया। ओके। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती होगी और कुव्वती कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। तो उन्होंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर बाद में उन्होंने एक नतीजा अखज़ किया कि ये जो ज़मीन है हमारी, वो ज़रूर ना अपनी जानिब कशिश करती होगी। ये यानी जो सेब जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसको ना ज़मीन नीचे से उसको कशिश कर रही होगी, और वो भी कहाँ से, अपने मरकज़े से, यानी अपने बीच से कशिश कर रही होगी, इसीलिए वो सीधे गिर रहा है। अगर वो बीच से कशिश नहीं करती तो वो तिरछी गिरती, इधर गिरती, उधर गिरती। अगर वो कशिश नहीं करती तो ये मुतवाज़ी जाती, इसके ऊपर जाती, ये है ना, यानी सेब नीचे गिरने की जगह ऊपर जाती। ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है। किसने, सर आइज़ैक न्यूटन ने। उन्होंने ऐसा सोचा कि मरकज़ की जानिब से उन्होंने सेब को कशिश करती होगी ज़मीन, इसीलिए ज़मीन के मरकज़ की जो सिमत उफ़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया कि शक्ल 1.1, यानी ये शक्ल देखने आपको बोला है। उसमें बोला है ज़मीन पर सेब का एक दरख्त दिखाया गया, यानी ज़मीन पे जो सेब का ये पेड़ दिखाया गया है। सेब पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी सेब के मुकाम से सतह
ज़मीन पर उमूद होती है। शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शक्ली क़ुव्वत दिखाई गई है, यहाँ फासले तनासुब में नहीं दिखाए गए हैं। यानी कि देखिए ये जो है यहाँ पे ये जो ज़मीन है हमारी, उसके ऊपर सेब का पेड़ आपको दिखाया गया है। सेब का पेड़ ज़मीन यानी जो सेब नीचे गिर रहा है उसको तो कशिश कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे चाँद जो दिखाया गया है वो भी, उसको भी ज़मीन कशिश कर रही है। शक्ली क़ुव्वत दिखाया गया है यहाँ पर इस शक्ल में। और उसके बाद बोला कि न्यूटन ने सोचा कि अगर ये क़ुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मौजूद सेब पर असर करती है तो क्या सबसे ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चाँद जैसी अशिया पर भी असर करेगी। क्या इसी तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चाँद से ज़्यादा दूर पर वाक़े फल्की अजसाम पर भी असर होगा। उन्होंने ऐसा सोचा। किसने? सर आइज़ैक न्यूटन ने ऐसा सोचा कि अगर ये जो ये है शक्ली क़ुव्वत है वो मुख्तलिफ जगहों पे, यानी जो एक सेब का पेड़, अब जैसे एक ही जगह पे तो नहीं है ना सेब का पेड़, कई जगह है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में यानी मुख्तलिफ जगहों में ना, शुमाल, जुनूब, हर जगह है ना। तो उन्होंने बोला कि जो सेब का पेड़ है वो सिर्फ क्या है, मुख्तलिफ जगहों पर होने की वजह से शक्ली क़ुव्वत काम कर रही है। तो क्या जो ये क्या है कि ये क्या बोला उन्होंने क्या सोचा कि सबसे ज़्यादा जो सेब से जो ज़्यादा बुलंदी पर जो चाँद है, क्या उन जैसी चीज़ों पर ये शक्ली क़ुव्वत असर करेगी। यानी अगर करेगी तो क्या इसी तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चाँद से ज़्यादा दूर जो दौरी जो फल्की अजसाम है उस पर भी असर होगा। उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिया है क़ुव्वत और रफ्तार यानी फोर्स एंड मोशन, है ना। हम जानते हैं कि किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस पर क़ुव्वत का अमल ज़रूरी होता है। यानी जो क़ुव्वत और रफ्तार की जो बेस है फोर्स एंड मोशन, उसमें हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने पिछली जमात 9th में पढ़े हैं ये बात, कि जो क्या है कि किसी जिस्म की जो रफ्तार की जो कदर या हरकत है उसकी सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस क़ुव्वत का अमल में होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए आपको वही टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे बताया गया है कि जो ज़रा याद कीजिए, बोला है न्यूटन की हरकत से मुतालिक 3 कवानीन कौन से हैं। आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है इनके तीनों कानून। पहला है जमूद, है ना, हम लोग ने पढ़ा है ना जमूद के बारे में कि जमूद का कानून क्या था। उन्होंने सर आइज़ैक न्यूटन ने ये बताया था कि जमूद के कानून में ऐसा होता है कि क्या, मैं बताती हूँ। उनके पहला कानून जिसमें बोला गया था कि अगर कोई जिस्म हालत हरकत में होगी या सुकून हालत में तो तब तक हरकत में नहीं आई अगर वो साकिन हालत में है, जब तक उस पर कोई दूसरी क़ुव्वत अमल ना करे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने बताया था। यानी इसकी सही डेफिनेशन इस तरह आएगी कि मतलब अगर कोई जिस्म हालत हरकत में या हालत सुकून में है तो बैरूनी क़ुव्वत अमल नहीं करेगी तब तक जब तक वो दूसरी, यानी कि अगर कोई जिस्म हालत हरकत में या सुकून हालत में है तो वो उसी हालत में रहेगी जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत उस पर अमल ना करे। ठीक है, इसका फर्स्ट कानून यही था। और सेकंड कानून उनका ये था कि मियार हरकत का कानून। उसमें उन्होंने बताया था कि मियार हरकत की तब्दीली की शरह जो अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया था। और उनका थर्ड कानून जो न्यूटन जो थर्ड लॉज था, उन्होंने बोले थे कि हर अमल का रद्द अमल होगा उसमें। जैसे कि रॉकेट का दागना उनकी थर्ड इस पे ही है ना, उसके तीसरे कानून न्यूटन के थर्ड कानून पे है ना, ये है मुनस्सर है। क्योंकि देखिए क़ुव्वत जब दागी जाती है ना तो ज़मीन की जो शक्ली क़ुव्वत होती है वो रॉकेट को अपनी जानिब कशिश करती है। यानी मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो ये जो ज़मीन है ना इस रॉकेट को क्या करेगी, अपनी जानिब खींचेगी, कशिश करेगी, लेकिन इस रॉकेट को ऊपर की सिमत जानी है ना। तो ये क़ुव्वत अपनी अलग लगाएगा ऊपर जाने के लिए और ज़मीन जो है अपनी क़ुव्वत अलग लगाएगी इसको नीचे रखने के लिए, है ना, ग्रेविटी खींचेगी। तो यानी हर अमल का रद्द अमल हो रहा है क्योंकि ये अपनी क़ुव्वत अलग लगा रहा है रॉकेट, और ज़मीन अपनी क़ुव्वत अलग लगा रहा है, इसीलिए ये हर अमल का रद्द अमल होगा। तो न्यूटन के तीनों कानून मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दायरवी हरकत यानी सर्कुलर मोशन, और दूसरा जो बताया गया दूसरा पॉइंट इसी में है मरकज़ जो क़ुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए अमल करके देखिए।
बोला है डोरी के एक सिरे को एक पत्थर बांधिए, इस तरह, यहाँ जो शक्ल में दिखाई गई है। डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़िए, इस तरह, ठीक है। और पत्थर डायरेक्टली हरकत करने लगी है, यानी शक्ल 1.2 के अलीफ में, यानी इसमें दिखाए गए तरीके से घुमाइए, यानी गोल गोल इस तरह घुमाइए, डायरेक्टली ऐसे बार गोल गोल घुमाते रहिए, ठीक है। उसके बाद बोला इस तरह पत्थर को डायरेक्टली हरकत, यानी इस तरह पत्थर डायरेक्टली हरकत करने लगता है। इस पत्थर पर क्या आपको कोई कुव्वत लगा रहे हैं? इसकी सिमत कौन सी है? ये कुव्वत इस पर अमल ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे और ऐसा करने से पत्थर पर क्या असर होगा? देखिए, जब तक आप डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक आप जो है ना पत्थर को अपनी तरफ, यानी दायरे के मरकज़ की जानिब खींचते हैं। यानी पत्थर पे जो मदार की दायरवी सिमत में कुव्वत जो अमल करती है ना, अगर हमने डोरी छोड़ दी, मान लीजिए आपने डोरी पकड़ी हुई थी वो छोड़ दी, वो आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो पत्थर पर लगी गई जो कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसी लम्हा मदार यानी दायरे में पत्थर अपने मुकाम से ममासी सिमत में, यानी आप जैसे ही रस्सी छोड़ेंगे वो पत्थर जाके गिरेगा एक ममासी सिमत में, इस तरह, ठीक है। तो फेंका जाएगा, क्योंकि उसकी जो क्या होती है ममासी सिमत में फेंका जाएगा, क्योंकि वही उसकी रफ्तार की सिमत होती है। शक्ल एक, ये देखिए इसका जो बे है 1.2 का बे, उसमें क्या बोला है कि उससे कबल आपने ऐसा ही एक अमल किया था, इससे पहले आपने ये अमल किया था, उसके बाद आपको ये अमल बताया गया है ना। आपको याद होगा कि एक घूमने वाला चक्री 5 रुपये का सिक्का ममासी सिमत में फेंका जाता है। दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। ये बात मज़कूरा वाला अमल से वाज़ेह हो जाती है, यानी ये जो अमल दिखाया गया है इससे वाज़ेह होती है, ठीक है। और इस कुव्वत को हम मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं, यानी इस कुव्वत की वजह से अशिया मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार होती है। ममासी सिंध में यानी क्या बोलते हैं कि मरकज़ की जानिब जाने के लिए तैयार होती है। अब एक चीज़ आपको पता है, दायरवी हरकत किसे कहते हैं? दायरवी हरकत यही जो गोल है वो दायरवी हरकत होगा, ऐसा नहीं होता है। हर वो चीज़, जैसे कि हर वो शे अगर क्या होता है कि एक वक्त में अगर एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, वो भी बार बार, जैसे आपकी घर की जो घड़ी है ना, दीवार घड़ी, उसमें देखिए आपका ये मान लीजिए ये है ना उसका मरकज़ है घड़ी का, और ये आपकी एक सुई है। ये सुई क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे 12 बताया गया है ना, अब वो धीरे धीरे इस तरह चेंज नहीं हुआ। हाँ देखिए, अब क्या हुआ कि आपको बोला कि आपकी जो घर की जो सुई है ना, उसको देखिएगा कभी गौर से, क्या करती है वो, यहाँ पर मान लीजिए ये 12 बज रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे आते आते फिर एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद वो रुकती नहीं है ना, वो दोबारा फिर से अपना चक्कर कंप्लीट करती है, यानी बार बार वो हट जाती है, वो रुकती नहीं है। एक चक्कर कंप्लीट करके बार बार वो जाती रहती है, तो उसी को दायरवी हरकत कहते हैं। यानी एक ही वक्फाए वक्त में, यानी वो अगर 24 ही घंटे का वक्त लेती है ना, 12 घंटा दिन का हम लोग देखते हैं, 12 घंटा है ना, तो घड़ी में 12 तक नंबर रहते हैं ना, 12 तक, तो हम लोग 12 ही लेंगे, क्योंकि वो पूरा ही 12 ही घंटा कंप्लीट करती है ना घड़ी। अब वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है नहीं, यानी एक यकसा वक्त में, वक्फाए वक्त में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, वो भी बार बार, तो उसी को दायरवी हरकत कहते हैं, यानी सर्कुलर मोशन। और वही चीज़ आपको इस रस्सी के ज़रिए जो बताया गया था, कि आपको बोला गया था कि आप इसको रस्सी को घुमाते रहिए, फिर एक काम कीजिए, एक वक्त आएगा आप उसको छोड़ दें। आप उसको छोड़ेंगे तो क्या हुआ कि वो ममासी सिमत में जाके गिर जाएगी, तो वही जो कुव्वत उस पर लग रही थी ना, उस कुव्वत को ही हम मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। क्या होती है कि उसमें मतलब मरकज़ जो कुव्वत उसी को कहती है। अब मरकज़ जो कुव्वत यानी उस कुव्वत की वजह से अशिया है ना मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है, मरकज़ की तरफ, ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। तो उम्मीद है आपको समझा होगा दायरवी हरकत और मरकज़ जो की कुव्वत, ठीक है। इसके नीचे और भी पॉइंट हम वो देख लेते हैं। देखिए बोला, आप जानते हैं कि ज़मीन का कुदरती ज़ैली सैयारा चाँद है, और वो भी वाहिद है ना, आप सब जानते हैं ज़ैली सैयारा जो है ज़मीन का एक वाहिद सैयारा वो चाँदी है। ज़मीन के अतराफ एक मखसूस मदार में गर्दिश करता है वो, यानी उसकी सिमत में बदलती रहती है, उसकी सिमत ना हमेशा मतलब मुसलसल बदलती रहती है, मुसलसल, ठीक है।
बदलती रहती है, तो क्या उस पर कोई क़ुव्वत मुसलसल अमल कर रही है? उस क़ुव्वत की सिमत कौन सी होगी? अगर ऐसी क़ुव्वत ना होती तो फिर चाँद की हरकत कैसी होती? क्या हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारे सूरज के अतराफ ऐसे ही घूमते हैं? क्या उन पर भी ऐसी ही क़ुव्वत अमल करती है? इसकी सिमत क्या होगी? पिछली सरगर्मी और मिसालों और सवालों पर गौर करने से जहन में ये आता है कि चाँद को ज़मीन के अतराफ मदार में गर्दिश जारी रखने के लिए उस पर क़ुव्वत का असर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर क़ुव्वत असर नहीं करेगी तो वो किस तरह, मतलब एक जैसे कि ये है ना हमारा ज़मीन, तो ये इस तरह चक्कर लगा रहा है। अगर इस पर क़ुव्वत अमल नहीं करेगी तो क्या वो चक्कर लगाएगा? नहीं लगाएगा, हो सकता है ना। तो इसी तरह आपको एक क्वेश्चन किया था। तो इसी तरह तो ये जो क़ुव्वत है ना ज़मीन से अमल करती होगी, है ना, और चाँद को अपनी जानिब, यानी जो ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, मैं यहाँ पे जे लिख देती हूँ खाली समझने के लिए। ये हमारा ज़मीन है मान लीजिए, हाँ, ओके, और ये चाँद है, ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ समझने के लिए सिर्फ। तो देखिए ये चाँद को है ना, जो ये अपना जो ज़मीन है वो ज़रूर कशिश करता होगा, है ना, इसीलिए वो एक ही मतलब वो इसमें रहती है मदार में, मतलब कोई भी उनकी कोई चेंजेस नहीं होते उसमें, है ना। तो ये क़ुव्वत ज़मीन से अमल करती है और चाँद को अपनी जानिब कशिश करके रखती है। इसी तरह जो सूरज है ना, वो क्या करता है, वो भी क़ुव्वत लगाता होगा, वो भी कशिश करता होगा, इसीलिए जो सारे सैयारे हैं उससे कशिश हुए रहते हैं। यानी इस तरह ये मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, एस लिख देते हैं हम लोग, हाँ, और बाकी के सैयारे जो है मदार में रहते हैं इस तरह। अब मैंने बाकी मदार नहीं बनाई हूँ, ठीक है, 6 7 और 1 8, ठीक है, ये सैयारों के मतलब हमने मदार बना दी, ठीक है। इसी तरह यानी जो ये सूरज है ज़मीन के साथ, यानी जो ज़मीन हमारा ये तीसरे नंबर पे आता है ना, ज़मीन के साथ तमाम सैयारे, यानी जितने भी ये 8 सैयारे हैं, मतलब ज़मीन के साथ 7 सैयारे हुए ना, ज़मीन को लगाकर 8 हुए, तो ये 7 सैयारे को अपनी तरफ कशिश करता होगा, है ना, तभी उन पे मतलब उनसे कशिश करता होगा, तभी तो उनसे रहते, नहीं तो फिर वो कैसे, तो उनकी मदार में चेंजिंग हो जाती है ना। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा पूरा। ये बस आपको इस शक्ल के ज़रिए ये समझाया गया था कि जो दायरवी हरकत क्या होती है और मरकज़ जू की क़ुव्वत क्या होती है। अब हमने दायरवी हरकत आपको घड़ी की जो सुई है उसके ज़रिए समझाई, और ये क़ुव्वत किस पे भी, इस पे जो हमारी ज़मीन है वो भी गर्दिश करती है इसके ऊपर, यानी ज़मीन अपना एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है, तो यानी वापस उसका वो अमल जो है मुसलसल जारी रहता है, तो वही चीज़ वो दायरवी हरकत कहलाती है। उम्मीद है आपको समझा होगा ये पॉइंट। कोई भी डाउट हो ना, साइंस का कोई भी डाउट हो या फिर हिंदी कोई भी ग्रामर का कुछ भी डाउट हो ना, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है, मैं सबके आंसर की रिप्लाई देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केपलर के कवानीन, केपलर लॉज। अब केपलर के कवानीन क्या, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। पहले बोला गया कि कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मुकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है ना, क्योंकि गैलीलियो से पहले ये मुशाहिदा सिर्फ आंखों से किए जाते थे, क्योंकि जो सबसे पहला दूरबीन बनाने वाले साइंटिस्ट गैलीलियो गलीली है, जिन्होंने सबसे पहला दूरबीन बनाया था। और मतलब ये बोला गया, यहाँ पर आपको समझाया गया कि गैलीलियो से पहले ना आंखों से देखा जाता था, ओके, और जैसे साइंटिस्ट गैलीलियो गलीली ने दूरबीन बनाया उसके ज़रिए, तो दूरबीन से देखा जाने लगा निज़ाम शमसी को, है ना, सैयारों को, सितारों को समझने के लिए, है ना। उसके बाद 16वीं सदी तक सैयारों के मुकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जोहान्स केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो उन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत गर्दिश कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बयान किए। केपलर के कवानीन नीचे दिए गए हैं, अभी हम आपको वो समझाएंगे, पहले ये समझ लेते ये क्या है। उन्होंने बोला, इतना तो हम समझे कि गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन बनाया और उनके ज़रिए दूरबीन से मुशाहिदा होने लगा। 16वीं सदी जो था, यानी 16वीं सदी में तक ये क्या हुआ, इंसान ने बहुत सारी मालूमात हासिल कर ली थी सैयारों के मुकामात और हरकत के बारे में, ठीक है। फिर जोहान्स केपलर नामी एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने तमाम मालूमात का मुताला किया तो उन्हें पता चला कि सैयारों की जो हरकत है यानी गर्दिश है, हरकत और जो गर्दिश है वो कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है।
अब उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बयान किए। चलिए हम उनके वो तीनों कवानीन क्या है हम लोग वो समझ लेते हैं। ओके, केपलर का पहला कानून है सैयारे का मदार है ना वो बैज़वी होता है और सूरज उस मदार का नुक्ताए मास्क का होता है। नुक्ताए मास्क का यानी क्या होता है कि जैसे कि सबका ऐसा बोल सकते लीडर है ना। नुक्ताए मास्क का वही होता है, मतलब जैसे कि ऐसा हम लोग इसमें पढ़े हैं रोशनी वाले इसमें चैप्टर में है ना। तो उसमें पता चला कि क्या होता है कि रोशनी जो सारी जिसका जो ये होता है जमा होती है सारी रोशनी एक जगह पे, उसको नुक्ताए मास्का कहते हैं ना। तो इसी तरह सैयारे का मदार ना बैज़वी होता है और सूरज उस मदार का नुक्ताए मास्का होता है। ठीक है, क्योंकि सूरज की ही मदार मतलब सूरज बीच में होता है और सारे सैयारे उसके जो मदार में गर्दिश करते हैं ना। तो शक्ल 1.4 बोला है देखने के लिए। इसमें सैयारे की सूरज के अतराफ गर्दिश को बैज़वी मदार के ज़रिए दिखाया गया। देखिए यहाँ पे सूरज को दिखाया गया है, इसका नुक्ताए मास्का है और सारे सैयारे इनकी गर्दिश कर रहे हैं ना। इस तरह करके मतलब बताया गया है। सूरज का मकाम ऐसे जाहिर किया गया है ना, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए है ना। उसके बाद एक सेकेंड इसको हटा लेते समझने में तो है ना। उसके बाद केपलर का दूसरा कानून है सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फा वक्त में इलाका यानी रकबा तय करता है। यानी जो सैयारा है, सैयारे को जो सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम है ना वो यकसा वक्फा वक्त में यानी यकसा वक्फा वक्त में यकसा इलाका को तय करता है। यानी जितना वक्त उसको इसमें लगता होगा ख़त मुस्तकीम का जो बोला गया, ख़त मुस्तकीम का जो यकसा वक्फा वक्त है उसने में वो यकसा इलाका को यानी बराबर इलाके को वो तय कर देता है। ठीक है, शक्ल में एएस यानी शक्ल में एएस बोला गया है ए और एस, यानी ए बोला गया सैयारे को और एस बोला गया है सूरज को है ना। और सी एस देखिए सी और ये एस हो गया। ठीक है, सी एस ख़त मुस्तकीम है। ठीक है, ख़त मुस्तकीम दिखाया गया यहाँ पे है ना, एकदम सीधी लाइन है। एक वक्फा वक्त में यकसा इलाका घेरते हैं, यानी इनको देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि एक ही वक्त में ये पूरा एक इलाका को अपना ये घेर लेते हैं है ना। वही चीज़ दिखाया गया है। यानी ए एस बी एक सेकेंड ए एस बी और सी एस डी रकबे के मसावी है। यानी देखिए इस तरह, किस तरह मसावी होंगे ये देखिए, क्या एक बाकी रह गया था ना। देखिए ए एस बी इस तरह और सी एस बी यानी यकसा रकबा यानी रकबे को मसावी, यानी इन दोनों के रकबे एक देखिए एकदम मसावी है ना। वही चीज़ समझाया गया यहाँ पे। अब केपलर का तीसरा कानून क्या है, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे के सूरज के औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। यानी अगर आपको कभी पूछा गया अगर एग्ज़ाम में कि केपलर के 3 कवानीन लिखिए तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। केपलर का पहला कानून ऐसा लिखेंगे, फिर उसके बाद इतना लिख दीजिए, हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए, दूसरा कानून हो गया। उसके बाद तीसरा कानून यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए और ये मुश्तकिल का जो ये तनासुब वो बता दीजिए। ठीक है, इतना। तो चलिए हम इसका समझ लेते हैं। इसका तीसरा कानून क्या है कि सूरज के जो अतराफ में मदार में जो गर्दिश करने वाले सैयारे होते हैं ना उनकी गर्दिश के लिए जो दरकार वक्त का जो मुरब्बा है यानी स्क्वायर है, उस सैयारे के सूरज के औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फा वक्त टी और सूरज से औसत फासला आर हो तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब यानी टी स्क्वायर बटे आर थ्री मुश्तकिल बराबर के। चलिए प्रोसेस को हम पूरा समझ लेते हैं, ये समझाते हैं हम आपको अलग से। ठीक है, लेकिन पहले जो उसके नीचे वो समझ लेते क्या है। उसके नीचे बोला गया है आपको कि केपलर ने ये कवानीन मुसलसल मुशाहिदात की बिना पर की गई सैयारों के मुकामात की पैमाइशों से हासिल की है ना। और सैयारों इन कवानीन क्यों अमल पर है, इसका जवाब उन्हें मालूम ना था। शक्ली कशिश के कानून के बयान करते वक्त केपलर के कवानीन किस तरह मुफीद साबित हुए ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतना आपको बोला कि पहले ये समझ लेते ये क्या है उनका तीसरा कवानीन। ऐसा बहुत ही ईजी, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बोलिए समझाती हूँ मैं। तो देखिए आपका ये है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर
क्यूब, है ना। r की क़ुव्वत 3 ऐसा हम लोग बोलते हैं ना उर्दू में। तो देखिए जब ये प्रोपोर्शनल हटता है ना, सॉरी ये जो प्रोपोर्शनल है ये हट जाता है, तो ये हटता है ना तब क्या होता है, देखिए इस तरह बनता है। कैसे, देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल लगा, ठीक है। अब इक्वल लगा तो हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम उसको के मान लेते हैं, तो हमने के लिया, ठीक है। और आर क्यूब का आर क्यूब उसी तरह। अब आपको पता है कि जो ये आर क्यूब है और के दरमियान आर क्यूब के दरमियान क्या होता है, ज़र्ब होती है ना। तो अब ये ज़र्ब क्या होगा, तो आपको एक तगय्युर वाला चैप्टर है 9th में, तो उसके मुताबिक हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी आपका जो आंसर बनेगा इस तरह कि देखिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल के। क्यों, क्योंकि हमने उसको तगय्युर के हिसाब से देखा ना, तो के और आर क्यूब के इसमें यहाँ पे आर क्यूब और इसके बीच में क्या हो रहा था, इसके बीच में क्या हो रहा था, ज़र्ब हो रहा था, है ना। तो ये ज़र्ब की जगह यहाँ पे ये नीचे आ गया, इसीलिए R3 हो गया। तो समझा ना, ऐसा कुछ इजी है, क्योंकि जब कांस्टेंट यानी जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा ना इसमें, ये जो कैपलर के तीसरे कानून में जब कैपलर हटता है, मैंने उसका एक तीसरा कानून बता रही हूँ ना, ये प्रोपोर्शनल हटेगा ना तो आपको इक्वल और एक कांस्टेंट यानी के लगता है, ठीक है। और बाकी जो आर क्यूब है वो इसी तरह रहेगा और आपका आंसर बन जाएगा, यानी आपको बताया गया है जो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल के, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूटन का कशिशी शक्ल का कायनाती कानून, यानी न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्या है, अब हम ये देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। मंदरजा वाला तमाम मुशाहिदात और केपलर के कवानीन को जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा क़ुव्वत से कशिश करता रहता है। ये क़ुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। अब देखिए जो न्यूटन ने, सर आइज़ैक न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून किस तरह बनाया। उन्होंने तमाम मुशाहिदात देखे और केपलर की जो तीनों कवानीन हैं उनके सारे कवानीन को उन्होंने जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। और उन्होंने बोला कि इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को मुकर्ररा क़ुव्वत से कशिश करता रहता है, यानी ये एक जिस्म जो दूसरे जिस्म से है ना कशिश करता रहता है मुकर्ररा वक्त से। ये क़ुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब में और उनके दरमियान के फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। तो समझा आपको ये न्यूटन का जो कशिश शक्ल का कायनाती कानून क्या है। उन्होंने यही बताया कि कुछ इसमें टफ नहीं है, बस उन्होंने बताया कि जो उन्होंने बोला कि कायनात का हर एक जिस्म ना दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा वक्त से कशिश करता है और ये क़ुव्वत उन्होंने एक दूसरे को कशिश करने वाले जिस्म के अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। बस यही था एज अ मैन, मतलब ये चीज़ उसकी मेन थी ना इस पॉइंट में। इनका जो पूरा ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। ये जो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉज के ऊपर ही है, उनका जो न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून है ना उन्हीं के ऊपर ये बेस का ये है ना। क्या बोला है, शक्ल 1.5 में m1 और m2 कमियत वाले दो अजसाम दिखाए गए हैं, यानी ये शक्ल 1.5 है। देखिए m1 वाला एक ये है यानी मास 1 है और ये m2 यानी मास 2 है ना। इनके दो अजसाम दिखाए गए, ये एक जिस्म हो गया ये दूसरा जिस्म हो गया, तो ये अजसाम हो गया। इनके दरमियान का फासला d है, यानी इनके दरमियान जो भी फासला उसको d दिया गया, डिस्टेंस। इन दोनों अजसाम के दरमियान क़ुव्वत कशिश f है, यानी इन दोनों अजसाम के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश है वो f है। इनको रियाजती तौर पे इस तरह लिखा जाता है, इनका जो मतलब ये है फॉर्मूला है किस तरह है, ये है F प्रोपोर्शनल, ये जो है
F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d2। अब ये किस तरह आया, देखिए ये जो है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर है ना। तो अब इसको देखिए किस तरह बनाइए, मैं इसको यहीं समझा देती हूँ। देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको बताई थी कि प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या, देखिए f का f होगा, प्रोपोर्शनल हट जाएगा। प्रोपोर्शनल हटते ही क्या लेता है, इक्वल होता है, और एक कांस्टेंट यानी g लिया है ना। g यानी ये जो g है ये ग्रेविटी के थ्रू लिया गया उन्होंने, है ना। तो g उन्होंने लिया, फिर m1 और m2 अपनी जगह पर ही है ना। m1 और m2 हो गया, अपॉन में डी स्क्वायर का डी स्क्वायर है, यानी ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये कब फॉर्मूला कब ये क्या फिट किया जाता है, जब दो अजसाम के दरमियान क्या करना, फ़र्क मालूम करना होता है ना, मतलब इनकी कुव्वत कशिश कितनी है, तो ये फॉर्मूला किया जाता है, इनके ज़रिए सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अगर दो अजसाम में से किसी एक की कमियत को दुगना कर दिया जाए तो उस कानून के मुताबिक उनके दरमियानी शक्ली कुव्वत कशिश दुगनी हो जाएगी। इस तरह ख़त मुस्तकीम में होती है और इनके मरकज़ों को जोड़ने वाला ख़त की लंबाई को उनके दरमियान फासला समझा जाता है। अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी और बाकायदा यानी रेगुलर शेप ना हो तो कुव्वत उन अजसाम की कमियतों के मरकज़ यानी सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाले ख़त की सिमत में होती है, और डी के लिए उस ख़त की लंबाई ली जाती है। यानी बोला गया कि दो अजसाम में जो किसी एक की कमियत अगर दुगना कर दिया जाए तो उनकी जो कुव्वतें होती है ना, दरमियान की शक्ली कुव्वत कशिश, वो भी डबल हो जाती है, यानी 2 ज़रब हो जाती है, यानी दुगना हो जाता है ना। और इसी तरह इनके दरमियान का जो फासला दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दोनों अजसाम अगर कुर्रवी हो तो उनकी जो कुव्वत उनके मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़त मुस्तकीम में जो होता है, और उन मरकज़ों को जोड़ने वाला जो ख़त होता है ना, उनकी लंबाई को उनके दरमियान का फासला समझा जाता है। अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पे कुर्रवी और बाकायदा ना हो तो उनकी जो कुव्वत होती है, उनके अजसाम की जो कमियतों के मरकज़ को जोड़ने वाला जो ख़त होता है ना, उनकी ही सिमत होती है, और डी यानी डिस्टेंस के लिए उस ख़त की लंबाई ली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तक तो आपको समझा होगा। अब बोला है कि मसावात 2 से ये समझ में आता है कि जी की कमियत रखने वाले जी की कीमत इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे से इकाई फासले पर रखे गए दो अजसाम के दरमियान शक्ली कुव्वत की पैमाइश करने पर हासिल होगी। ऐसा निज़ाम में जी की जो कीमत है 1 किलोग्राम कमियत वाले दो अजसाम जो 1 मीटर के फासले पर रखे हो तो उनके दरमियान अमल करे रही है शक्ली कुव्वत के मसावी होगी। यानी जो मसावत दो हमने अभी देखा है, ये वाला ये वाला GM1 M2 अपॉन ये 2 है अपॉन डी स्क्वायर था, है ना। इससे पहले बोला था F प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर था, है ना, इससे पहले। तो ये इसका मसावत 2 था। इससे ये समझ में आता है कि जो G की जो कीमत है वो इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे इकाई फासले पर जो रखे गए हैं दो अजसाम, उनके दरमियान शक्ली कुव्वत की पैमाइश करने पर हासिल हो गई है। और ऐसा ही निज़ाम में जी की जो कीमत है 1 किलोग्राम कीमत वाले दो अजसाम जो 1 मीटर के फासले पर हो तो उनके दरमियान ये कुव्वत जो है अमल कर रही है और शक्ली कुव्वत के मसावी होगी। अब ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आइए दिमाग पर जोर दे। ठीक है, मैं इन सबको पहले हटा देती हूँ। ओके, तो देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बॉक्स है, ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए आइए दिमाग पर जोर दे। साबित कीजिए कि ऐसा ही निज़ाम में जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। जी की कीमत सबसे पहले साइंसदान हेजी क्योंडिस ने तजुर्बे के ज़रिए मालूम की। ऐसा ही निज़ाम में जी की कीमत हस्ब ज़ैल है।
यानी जो 6 ये जो बोला गया है ना, ये 6.673 ज़र्ब 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जो आपको बताया गया है ये क्या है, जी, यानी ये जो जी है इसकी जगह ये फिट होता है। ठीक है, इतना समझा ना। यानी अगर आपको कभी भी जी की कीमत बोला ना लिखने, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11, या तो फिर उर्दू में इस तरह बोलते हैं 6.673 ज़र्ब 10 की कुवत -11, है ना, इस तरह आप लोग लिखेंगे। और ये एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो जी की कीमत है ना, ये मुस्तकिल है, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप कहाँ इसमें भी चले जाए ना, निज़ाम शमसी में भी, तब भी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जी की कीमत होता है वो सिर्फ ज़मीन का रहता है। अगर आप मरीख पे जाते हो तो उसका जी अलग होगा, यानी उसकी ग्रेविटी अलग होगी। ज़मीन की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है ना, और मतलब 9.8 है ज़मीन की ग्रेविटी। अगर आप मरीख पे जाते हो तो वहाँ की ग्रेविटी अलग होती। लेकिन ये जो जी है, अगर बोला गया दो अजसाम के दरमियान, तो अगर ये जो जी, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपको कैपिटल जी बोला तो आपको यही फिट करनी है। यानी 6 पॉइंट ये जो है, एक सेकेंड में कलर रेड ले लेती हूँ, उससे समझेगा। यानी ये जो है 6.673 वाला, ये जो है यही आपको हमेशा लिखनी है, ये जो जी अगर बोला तो, है ना। ओके, अगर आपको ये जी बोला तो मरीख का दिया हुआ रहेगा, है ना। अगर आपको ज़मीन का बोला है तो 9.8 दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको समझना है। और एक और चीज़ आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सबसे पहले जी की कीमत कौन से साइंटिस्ट ने बताई, तो आपको ये याद रखना है कि हेसी क्योंडिस नाम की जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले मालूम किया तजुर्बे के जरिए। और एसआई निज़ाम में जो जी की कीमत है ना, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ये। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझा होगा ये। चलिए आगे देखिए क्या है, आगे देखते हैं आगे जो पॉइंट्स है आपके। उस पॉइंट्स के बाद आपको ये बॉक्स दिया गया था। ये बॉक्स में लिखा है कि किसी जिस्म का मरकज़ कमियत उस जिस्म के अंदर या बाहर ऐसा नुक्ता होता है जिस पर जिस्म की सारी कमियत मरकूज़ होती है। यकसा हजम रखने वाली कुर्रवी अजसाम का मरकज़ कमियत कुर्रा का हिंदसी मरकज़ होता है। किसी भी यकसा कसावत के अजसाम का मरकज़ी कमियत उसके हिंदसी मराकज़ यानी सेंट्रॉइड पर होता है। मतलब मीनिंग सेंटर, वही सेंट्रॉइड। शक्ली कुव्वत कशिश का कानून बयान करते वक्त न्यूटन को फासले के मुरब्बे को शामिल करने का ख्याल किस वजह से आया होगा? इसके लिए उसने केपलर के तीसरे कानून की मदद ली। इस तरह ये हम देखेंगे। यानी जो ये समझिए कि किसी जिस्म का जो मरकज़ कमियत उस जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता होता है जिस पे जिस्म की सारी जो कमियत होती है वो मरकूज़ होती है, यानी जमा होती है। और यकसा हजम रखने वाले जो कुर्रवी अजसाम का जो मरकज़ कमियत है वो कुर्रा का हिंसी मरकज़ होता है। और जो बोला गया कि किसी भी यकसा कसाफत के अजसाम का मरकज़ कमियत उसके हिंदसी मरकज़ यानी सेंट्रॉइड पर होता है। और उन्होंने बोला कि जो शक्ली कुव्वत कशिश का बयान करते वक्त न्यूटन को फासले के मुरब्बे को शामिल करने का ख्याल किस वजह से आया होगा, रीज़न पूछेंगा। और इसके लिए उसने केपलर के तीसरे कानून की मदद ली। किस तरह, अब ये हम देखेंगे इसके आगे। उन्होंने क्यों मुरब्बा शामिल किया, फासले के मुरब्बे को क्यों शामिल किया, और फिर उन्होंने केपलर के तीसरे कानून की मदद ली, किस तरह ली, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ू कुव्वत का असर, है ना। देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इफ़ेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फ़र्ज़ कीजिए कि एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहरिक होती है। आप जानते हैं कि मुतहरिक जिस्म मरकज़ की जानिब मरकज़ कुव्वत के ज़ेर असर होता है। यानी इतना तो हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ क्या होता है कि जो दायरवी हरकत होगी वहाँ मरकज़ कुव्वत असर करती है ना। अगर उस जिस्म की कमियत m हो, यानी कमियत को m से ज़ाहिर किया गया, उसके मदार का निस्ब कुत r हो और उसकी रफ्तार यानी v यानी वेलोसिटी से ज़ाहिर करे, तो कुव्वत
की कद्र यानी mv² अपॉन r होगी। इस रियाजती अमल से दिखाया जा सकता है, अगर एक सैयारा सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो उस पर सूरज की सिमत अमल करने वाली मरकज़ जो क़ुव्वत यानी F इक्वल mv² अपॉन r होना चाहिए। यहाँ m सैयारे की कमियत यानी v उसकी रफ्तार और r सैयारे के दायरवी मदार का निस्फ़ कुत्र यानी सूरज से सैयारे का फासला है। इसकी रफ्तार हम इसके सूरज के अतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त t और निस्फ़ कुत्र का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको सारे डाटाज़ मौजूद कर दिए गए हैं। आपको देखना है कि जो मरकज़ जो क़ुव्वत है वो किस तरह असर करता है ना, किस तरह उसका फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे। यहाँ जो पूरा जो प्रोसेस बताया गया इसके ज़रिए हम लोग अभी जो आगे है ना उसमें सॉल्यूशन करते हैं ना। अब आपको पता है कि हम लोग वेलोसिटी अगर निकालना हो तो ये फार्मूला सेट करते हैं, है ना। क्या है ये, जो चाल बराबर है तय करदा फासला बट्टे दरकार वक्त। तो आपको चाल का तारीफ़ मालूम है, चाल की डेफिनेशन क्या होती है? चाल की डेफिनेशन होती है कि इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। यानी जो भी फासला तय होगा वो चाल कहलाता है, इकाई वक्त में, है ना, वो चाल कहलाता है। ठीक है, ये चाल की डेफिनेशन थी, उसकी तारीफ़ थी, मैंने आपको बताई हूँ। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है। ठीक है, और फासले की डेफिनेशन क्या है, यानी फासले की तारीफ़ क्या है? दो नुकात के दरमियान तय करदे रास्ते को फासला कहते हैं। यानी ये दो नुकात हैं, इनके दरमियान जो भी फासला, मतलब इनके दरमियान जो भी तय करदा रास्ता होगा उसी को फासला कहते हैं। यानी इनका फासला हो गया, डिस्टेंस हो गया, है। ठीक है, चलिए आपको मैंने चाल की भी डेफिनेशन बताई हूँ और तय जो फासला है उसकी भी डेफिनेशन बताई हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जब हम कोई भी सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि डाटा क्या है हमारा, है ना, दिया हुआ क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए बोला गया है सैयारे का एक चक्कर यानी गर्दिश में तय करदा फासला है मदार का मुहित, यानी जो मदार है उसका मुहित है 2πr। ओके, 2π और r जो है वो सूरज से फासला है। ठीक है, और दरकार वक्त यानी उसके लिए जो दरकार वक्त है, दरकार का वक्फा वक्त, वो t दिया गया है। तो अब क्या होगा, यानी v यानी वेलोसिटी। अब वहाँ पे देखिए हम चाल का फॉर्मूला हमेशा डालते थे d/t, है ना, शायद ऐसे, क्योंकि तय करदा फासला रहता था ना हमेशा, क्योंकि क्या था कि चाल बराबर तय करदा फासला बट्टे दरकार वक्त, है ना। लेकिन यहाँ पे हम मदार का मुहित क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है जो सूरज है वो सैयारा जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं ना, मदार का मुहित, ये गोल दायरा लगा रहा है ना, तो ये मदार हो गया इसका पूरा गोल, और इसकी तो मदार हो गया, तो मदार का मुहित होता है ना, तो मदार का मुहित कितना हो गया 2πr। यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह सेट होगा कि मदार का मुहित की जो ये है कीमत है वो 2πr हो जाएगी और दरकार वक्त कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होगा, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मरकज़ जू की क़ुव्वत का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि मरकज़ जू की क़ुव्वत का फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे सेट किया गया है, क्यों? क्योंकि जो सूरज है उस जो सैयारा जो है सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, और गर्दिश किस तरह कर रही है, गोल गोल गोल, इसीलिए जहाँ पे गोल होगा वहाँ पे मरकज़ जू की क़ुव्वत असर करती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इक्वल m का जो m हो जाएगा, और v का हमने अभी देखा, v का जो ये है 2πr हो जाएगा, बटे में t आ जाएगा। ठीक है, फिर अपॉइंट में r हो जाएगा, फिर इक्वल का इक्वल ही रहेगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, v के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी लगना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है। ठीक है, तो अब 2 का 2 से इस 2 को और इस 2 को ज़र्ब कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना यहाँ पर, और कितना है, और m को, और m का m हो जाएगा, क्योंकि 2 का 2 4 हो गया, तो 4m हो गया, और पाई को 2 से ज़र्ब करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और r का r हो जाएगा, अपॉन में t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी क्यों बोला गया है t स्क्वायर, कि इसको r स्क्वायर से ज़र्ब
और तकसीम करने पर हमें मिलता है। ठीक है। और देखिए अब क्या होगा कि जो F है यानी जो मरकज़ फोर्स बताया गया है, ये फोर्स क्या होगा यहाँ पर कि 4m² यानी जो हमारा ये था r अपॉन में नीचे जाके स्क्वायर ले लिया है ना। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कॉस में बोला गया है कि r³ अपॉन t²। क्यों है? ये केपलर के तीसरे कानून पे मुनस्सर है इसलिए दिया गया। और केपलर का तीसरा कानून इस तरह था ना, ये t² अपॉन r² इक्वल के, यानी ये मुस्तकिल है। तो इसी तरह यहाँ पे आएगा F इक्वल 4m π² बटे r² के। ठीक है। अब ये r² के है तो यहाँ पर मुस्तकिल हटेगा, यानी जो कांस्टेंट वाला था वो हट जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए ये जो है, अब देखिए ये पूरा ये सब क्या है, मुस्तकिल है। जब ये मुस्तकिल हटेगा तो f अपनी जगह पे ही रहेगा, और f अपनी जगह पे ही रहेगा इस तरह। f अपनी जगह पे रहेगा, अब उसके बाद प्रोपोर्शनल लग जाएगा। अब प्रोपोर्शनल लगेगा तो ये सारी चीज़ें जो भी है ये डाटा इसके हट जाएंगी, और ये हटेगा तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे एक आ जाएगा और r² का r² होगा। यानी इस इधर देखिए यहाँ पे इतना हटा दिया गया, f² का f², ऊपर कुछ नहीं यानी एक दे दिया गया, और r² का r² हो गया। समझा मरकज़ जू क़ुव्वत किस तरह हुआ? ओके, चलिए देखते आगे क्या है। इससे न्यूटन ने यह नतीजा अखज़ किया कि सूरज और सैयारे में मरकज़ जू क़ुव्वत जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होती है, और वो उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है, यानी कितना t² अपॉन r³ होती है। यही शक्ली क़ुव्वत है और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। शक्ली कशिश की क़ुव्वत कुदरत में पाई जाने वाली तमाम क़ुव्वतों के मुकाबले ना कमज़ोर होती है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है। कौन? शक्ली क़ुव्वत। और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है, यानी फ्यूचर तय करती है। सैयारे, सितारे और कायनात के दिगर अज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन होता है। तो हमने देखे ना, क्योंकि जो सूरज है, सूरज के मदार में गर्दिश करते जो सैयारे हैं ना, उन पे कौन सी क़ुव्वत असर करती है? मरकज़ जू क़ुव्वत। जहाँ पे देखिएगा ये दायरा, यानी ये गर्दिश जो कर रही है ना, मदार दायरे में होगी ना, गर्दिश करेगी तो गोल गर्दिश कर रही है, तो वहाँ पे मरकज़ जू क़ुव्वत असर होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा। इनसे पहले ना हल करदा मिसालें थी, मैं हल करदा मिसालें अलग सी वीडियो में बनाऊंगी और आपको उसमें से समझना है। ठीक है, हल करदा मिसालें जितनी भी है इस चैप्टर में सारे समझा दूंगी उस वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आप जानते हैं कि ये था, तो मैंने सोची इसको समझा दूँ। क्या है कि मद्दोजज़र की हालत बताया था, तो मद्दोजज़र की हालत किस लिए होती है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, समुद्र में बाकायदगी से होने वाले मद्दोजज़र के मुतालिक आप जानते हैं कि किसी एक किनारे पे समुद्र के पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मरतबा मखसूस औकात में बढ़ती और कम होती है। मुख्तलिफ मकामात में मद्दोजज़र के औकात मुख्तलिफ होते हैं। पानी की सतह चाँद की शक्ली कशिश की वजह से बदलती है। उस क़ुव्वत की वजह से चाँद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से उस मकाम में मद वाक़े होता है। शक्ल 1.6 के मुताबिक इस मुकाम से 90 दर्जे के ज़ाविये पर वाक़े ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ जज़र वाक़े होता है। अब देखिए क्या बोला है कि समुद्र में बाकायदगी से होने वाले जो मद्दोजज़र के मुतालिक आप जानते हैं कि किसी एक किनारे, यानी किसी भी एक किनारे, इधर या फिर उधर, किसी एक किनारे पर समुद्र के पानी की सतह जो है ना, मुताबिक सतह के मामूल के मुताबिक क्या होता है, दिन में 2 मरतबा मखसूस औकात से बढ़ती है और कम होती है। ठीक है, अब मुख्तलिफ मुकामात पे मद्दोजज़र औकात मुख्तलिफ होते हैं, यानी मुख्तलिफ मुकामात पर, यानी अलग अलग जगहों पे भी मद्दोजज़र के जो औकात है ना वो मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं। और पानी की सतह चाँद के शक्ली कशिश की वजह से बदलती है, यानी जो पानी की जो सतह है वो चाँद की शक्ली कशिश की वजह से बदलती है। इस क़ुव्वत की वजह से चाँद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से उस मुकाम में मद वाक़े होता है। ठीक है, मद है ना वो वाक़े हो जाता है उस मुकाम पर। ठीक है, शक्ल 1.6 के मुताबिक उस मकाम से 90 दर्जे के ज़ाविये पर वाक़े ज़मीन पर मौजूद
पानी की सतह कम होती है और वहाँ पर जज़र वाक़ होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया बना देती है ना। 90 दर्जे का ज़ाविया कौन सा होता है? कायमा ज़ाविया, यानी जो घड़ी की सुई जो हम लोग ऐसा हमेशा ज़ाहिर करते इस तरह, है ना, ये कायमा ज़ाविया है। तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं और इस पर जो ज़ाविये पर जो वाक़ ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ क्या होता है? जज़र वाक़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा कि आप जानते थे, इसलिए मैंने आपको समझा दी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मद्दो जज़र की हालत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे के पॉइंट में ना आपको बताया गया है ज़मीन का शक्ली इसरा क्या होता है, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल एसिलरेशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको समझा दिए जाएंगे, इसके बाकी के जो बचे हुए सारे पॉइंट समझा दिए जाएंगे। और आपको हल करदा जो मिसाल का जो वीडियो है मैं अलग बनाऊंगी और उसमें से आपको समझना है, क्योंकि मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहती। ठीक है, और वो आप अलग से समझ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।